Hello everyone, in this video I will cover advanced ruling under income tax in detail, okay, from ICAI supplementary paper। यहाँ से जो है सारा डिस्कशन हो जाएगा। वैसे भी बुक में जो है अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग दोनों का है दिया हुआ, जो कि अभी हम लोगों को केवल बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सारा यहाँ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो अगर ICAI की बुक फॉलो करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री पेपर से ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है क्या क्या पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, और क्या क्या जो है यहाँ पे कंटेंट्स जो है रिपीटेटिव है, वो सब भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पहले पैरा में जो है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जो कि वापस से नीचे कवर होने वाला है, तो दैट वी विल कवर सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पैरा में जो ध्यान रखने वाला जो बात है वो लास्ट में देखिए समराइज करके ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग विद अफेक्ट फ्रॉम 1 September 2021 एंड द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग शैल सीज टू ऑपरेट। ठीक है, यही बात जो है ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे डेट ध्यान नाउ। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ कवर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में यहाँ पे कौन कौन कितने मेंबर होते हैं। यहाँ पे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में जो है 2 मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन देखिएगा, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग शैल कंसिस्ट ऑफ 2 members ईच बीइंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर एज मैन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो हर एक जो होंगे ऑफिसर होंगे, लेकिन चीफ कमिश्नर के रैंक से भी नीचे वाले रैंक नहीं होंगे। और यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे करके अच्छे से यहाँ पे वापस से यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाले टेबल को देखेंगे। ठीक है, पेज 256 ये वाले टेबल को देखेंगे। ये पेज को देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम कंटेंट जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है कि हु कैन बी द एप्लीकेंट इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 245 and 8 डिफाइन एडवांस रूलिंग। ठीक है, तो कौन कौन जो है सिंपली यहाँ बोला गया है कि कौन कौन जो है बार में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कौन कर सकता है, नॉन रेसिडेंट कर सकता है। नॉन रेसिडेंट अब किस रिलेशन में कर सकता है एप्लीकेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाई हिम, जो कि हम लोग सेम GST में ही पढ़ते हैं कि नॉन रेसिडेंट जो कर सकता है, कोई भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन वो कर चुका है या करने वाला है। ठीक है, अब इससे रिस्पेक्ट में जो है क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, MCQ में कि वो ट्रांजैक्शन जो है सपोज मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट वो ट्रांजैक्शन अभी तक किया नहीं है, तो क्या वो कर सकता है ऐसे। ठीक है, तो सेम जैसा GST में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट या तो कर चुका है या करने वाला है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, रूलिंग में जा सकता है। ठीक है, ये पहला आ गया नॉन रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है। अब कौन एप्लीकेंट हो सकता है, नेक्स्ट किसके बारे में बोला गया है, रेसिडेंट कर सकता है। रेसिडेंट किसके लिए कर सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय अ रेसिडेंट एप्लीकेंट विद सच नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन में रेसिडेंट जो है नॉन रेसिडेंट के साथ एंटर किया है, और वहाँ पे वो क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, वहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट का जो इंडिया में कितना टैक्स लायबिलिटी होने वाला है, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कितना टैक्स लायबिलिटी होने वाला है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन किया है। कौन किया है, रेसिडेंट किया है। ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन में इंटर हुआ है या होने वाला है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन, और उसमें जो है नॉन रेसिडेंट की कितनी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, उसके लिए एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो सेकंड में आ गया रेसिडेंट। अब थर्ड में किसके बारे में बात किया जा रहा है, रेसिडेंट ऑफ अ क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय CG। अब CG ने किसको CG ने किसको नोटिफाई कर रखा है, CG ने ऐसे रेसिडेंट को नोटिफाई कर रखा है जिसका टैक्स लायबिलिटी जो है एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन से आ रहा है, जिस ट्रांजैक्शन में वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर देन 100 करोड़। ठीक है, तो उसके टैक्स लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है रेसिडेंट जो है, वैसे रेसिडेंट अगर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेसिडेंट एप्लीकेंट राइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय सच एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफाइड रेसिडेंट के बारे में। अब फोर्थ में कौन रेसिडेंट है, ऑफ क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय CG। अब यहाँ पे फोर्थ में CG ने किसको नोटिफाई कर रखा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटल इनकम की कंप्यूटेशन के रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पेंडिंग है बिफोर, और उसका जो है केस कहाँ पेंडिंग है, बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पे पेंडिंग है। तो इसका मतलब ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, PSU के रेस्पेक्ट में ये एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर PSU का अगर केस जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग जो है रूलिंग रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किस किस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन हो जाने वाला है। तो बाकी सब के केस में अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर इन चारों के पास पेंडिंग रहता है तो उसके इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाता है। बट एक्सेप्ट पॉइंट 4 में रिजेक्शन तभी होता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास नहीं। वहाँ पे तो हाँ, वहाँ पे पेंडिंग हो सकता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट 5 में कौन है, पॉइंट 5 में जो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी अप्लाई कर सकता है। किसके बारे में, कि वेदर एन अरेंजमेंट विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट फॉर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी तक में हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो अंडरटेकन यानी कर चुके हैं या प्रपोज टू बी करने वाले, उन सब के लिए हम लोग क्या करते थे, उन सब इशू से रिलेटेड हम लोग अपील करते थे। लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट अपील कब कर सकते हैं, जब जो ट्रांजैक्शन वो करने जा रहे हैं कहीं वो इम्परमिसिबल तो नहीं है, इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, अपील कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं।
तो इसको अगर समराइज़ करें वापस से तो क्या क्या था कि नॉन रेसिडेंट कर सकता है जो ट्रांजेक्शन कर चुका है या करने वाला है, या रेसिडेंट कर सकता है किस रेस्पेक्ट में जो नॉन रेसिडेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन में एंटर किया है, तो नॉन रेसिडेंट का टैक्स लायबिलिटी इंडिया में क्या होगा उसके बारे में। थर्ड में अपने लोग करें कि थर्ड में जो है ऐसा स्पेसिफाइड रेसिडेंट जो कि सीजी ने स्पेसिफाई कर रखा है जिसका एक ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसके टैक्स लायबिलिटी वो अपने टैक्स लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, जो मतलब ट्रांजैक्शन करने वाला है या कर चुका है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। या तो ऐसा रेसिडेंट जिसने यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका केस जो है पेंडिंग बिफोर आईटी अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या कर रहा है, अपील कर रहा है रिगार्डिंग द इशू रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। एंड लास्ट वन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैन अप्लाई टू बार in respect of any transaction which are proposed to be undertaken by such non-resident or resident is impermissible or not, ठीक है। इसके बारे में वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये हो गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अ प्रोसीडिंग बिफोर और प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग बाई द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग वुड नॉट बी क्वेश्चनड और वुड नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में अभी हम लोग जैसे पढ़ के आए कितने मेंबर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर मान लीजिए वहाँ पे 1 मेंबर है, ठीक है, या तो कुछ भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसे डिफेक्ट है, ठीक है, तो उस वैकेंसी को ये नहीं माना जाएगा, उस वैकेंसी को ऐसे उस ग्राउंड में नहीं लेंगे कि ये इनवैलिडेट है, ठीक है, इनवैलिड है, तो इसलिए वो कोई भी रूलिंग देंगे वो इनवैलिड हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बस ये इतना सा बात इसमें कवर था। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन के बारे में है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग में ये पॉइंट याद रखेंगे कि एप्लीकेंट जो क्या कर सकता है, उसको जिसको एडवांस रूलिंग लेना है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पे याद रखेंगे फीस, ठीक है। अगर अप्लाई करना है तो कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, तो अगर इन केस अगर लास्ट वाला जो अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, अगर PSU अप्लाई कर रहा है या तो ऐसा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कर रहा है उस बारे में जो कि ट्रांजैक्शन करने वाला है वो इम्परमिसिबल है यानी कि लास्ट के 2 पॉइंट का मैं बात कर रही हूँ। लास्ट के 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये याद रखिएगा फीस जो है वो फिक्स 10,000 है, ठीक है, वो फिक्स 10,000 है। और बाकी सब जो है यानी बाकी सब मतलब कौन हो गए, जो ऊपर के 3 रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और वो स्पेसिफाइड वाला रेसिडेंट, ठीक है, 100 करोड़ और मोर वाले, वो बाकी के जो 3 हैं उसके लिए जो है ये टेबल में जितना फीस बताया है ये फीस या 10,000 विच एवर इज़ हायर, ठीक है, ये फीस से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल में क्या बताया गया है, ठीक है। इस टेबल में देखिए ये जो यहाँ पे बताया एप्लीकेंट रेफर टू इन सब क्लॉज, ये मैंने आपको बता दिया कि लास्ट के ऊपर 3 वाले ये लोग अप्लाई करेंगे। कैसे, अमाउंट ऑफ 1 और मोर ट्रांजैक्शन इंटर और इनटू और प्रपोज टू बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रूलिंग इज सॉट डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। इसको बस शॉर्ट में याद रखेंगे कि ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है अगर अप टू 100 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ है, मतलब वो करने वाले हो या कर चुके हैं। अगर यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे अगर 100 करोड़ तक है तो उसके फीस लगेगा 2 लाख, ठीक है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 300 है तो 5 लाख का फीस लगेगा, और 300 करोड़ से ज़्यादा है तो 10 लाख का फीस लगेगा, ठीक है। इतना 2, 5, 10, ठीक है, ये वाला याद रखेंगे। और बाकी सब एप्लीकेंट, इन्हीं अदर एप्लीकेंट में कौन कवर हो गए, इन्हीं अदर एप्लीकेंट मतलब हो गए PSU या लास्ट वाला पॉइंट, उस केस में जो है 10,000 का फीस रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो भी होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन जो होगा वो क्या होगा, अकम्पनीड विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ठीक है, क्या एप्लीकेशन जो किया एप्लीकेंट वो विड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ, विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ कितने दिन में कर सकता है? विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन आज किया तो 30 दिन के अंदर अंदर वो विड्रॉ कर सकता है। 30 दिन के बाद कर सकता है क्या? नहीं, वो 30 दिन है उसके पास टाइम, वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। नाउ अब ये वाला पैरा रीड करेंगे कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग बिफोर 1st September 2021 and in respect of which no order has been passed or no advance ruling has been pronounced by the authority of advance ruling before such date, then such application along with relevant records, documents or material by whatever name called on the file of the authority would be transferred to the board of advance ruling and shall be deemed to records before board of advance ruling। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एप्लीकेशन सपोज 1 सितंबर 2021 से पहले 2021 से पहले कोई भी एप्लीकेशन ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गया है रूलिंग के लिए, ठीक है, और वो जो है उसने जो है कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है और ना ही कोई ऑर्डर जो है कोई भी रूलिंग प्रोनाउंस किया है, ना ही कोई ऑर्डर पास किया है उस जो भी एप्लीकेशन किया था उसके रेस्पेक्ट में, ना ही कोई रूलिंग प्रोनाउंस किया है उस डेट के अंदर में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारा उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन का रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गया सारा जो है किसको ट्रांसफर हो जाएगा, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर 2021 से कौन है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, तो उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग सीज हो चुका है तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि ये जो है एप्लीकेशन जो है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में ही किया गया था, ये नहीं माना जाएगा कि एडवांस ऑथोरिटी में किया गया था, ये मान लिया जाएगा कि बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में ही किया गया था। और बाकी सब जो प्रोसेस है वो फिर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस है देखिए, प्रोसीड्यूर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर बोर्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन मिलने के बाद विल सेंड अ कॉपी टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर कंसर्न एंड वेयर एवर कंसिडर नेसेसरी ऑल्सो कॉल अपॉन द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू फर्निश रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड सच रिकॉर्ड्स विल बी रिटन टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर एग्जामिनेशन द एप्लीकेशन एंड द रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर द बोर्ड में आइदर अलाउ और रिजेक्ट
एग्जामिनेशन के बाद क्या करेगा बोर्ड, या तो एक्सेप्ट करेगा तो रिजेक्ट करेगा। हाउएवर बोर्ड शैल नॉट अलाउ एन एप्लीकेशन वेयर द क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आ गया, वही वाला जो मैंने बोला कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कब रिजेक्ट कर देगा, बोर्ड के पास आया एग्जामिनेशन किया वो रिजेक्ट कर देगा, या तो वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। किस किस केस में जो है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा पावर रखता है, किस किस केस में वो रिजेक्ट कर देगा। पहला आता है कि पेंडिंग विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि अगर जो है वो वाला पॉइंट, यानी कि कौन सा वाला पॉइंट का बात मैं करूँ, पीएसयू के केस में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास चलेगा, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब केस में जो है चारों के पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब रीड कर लेते हैं इसको। इस यहाँ पे क्या बोला है, पेंडिंग है इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट। ओके, एनी अदर कोर्ट्स मीन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर रेसिडेंट फॉलोइंग विद इन एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज नोटिफाइड बाय द सीजी कैन सीक फॉर एडवांस रूलिंग। यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है, पीएसयू के बारे में बात कर रहा है। PSU can seek for advance ruling even if question raised in pending before any income tax authority or appellate tribunal. Okay. अब नेक्स्ट क्या इशू है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अगर रूलिंग पे जा रहा है, इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, एप्लीकेशन की किसके लिए किए हैं कि प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू पता करने के लिए, इसके लिए अगर एप्लीकेशन किए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है मतलब एप्लीकेशन उससे रिलेटेड है, ये बॉक्स वाला रीड करेंगे, एप्लीकेशन ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए है। ठीक है, प्राइमा फेसी इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फॉर इनकम टैक्स अवॉइडेंस। बट ये वाला चीज़ जो है, दो चीज़ को एक्सेप्शन है, दो चीज़ कौन कौन सा, एक लास्ट के दो, PSU और वो अगर यहाँ पे जा रहे हैं मतलब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों में ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पे कोई इनकम टैक्स अवॉइड करने के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो पॉइंट को छोड़ के वो दो पॉइंट को एक्सेप्शन है। ठीक है, यही वाला लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेसिडेंट एप्लीकेंट फॉलोइंग विद इन एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सीजी, इट मींस PSU, और इन केस ऑफ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेदर एन अरेंजमेंट व्हिच इज सपोज्ड टू बी अंडरटेकन इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ओके, ठीक है। अब लास्ट वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा अनलेस, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रीजन जो है रिजेक्शन का देंगे और कॉपी जो है एवरी ऑर्डर का वो सेंड कर देंगे एप्लीकेंट को, और किसको सेंड कर देंगे, PCIT और CIT को। नाउ अब ये वाला पॉइंट देखेंगे, टाइम लिमिट फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग। ओके, टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है, टाइम लिमिट है, बोर्ड जो है एडवांस रूलिंग कब तक दे देगा, वो कब तक एडवांस रूलिंग दे देगा, 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने के कब से, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय, जैसे उसको एप्लीकेशन मिला उससे 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देगा, वो एडवांस रूलिंग दे देगा। और उसका कॉपी जो है रूलिंग का किस किस को वो जो सेंड कर देगा, एप्लीकेंट को सेंड कर देगा, PCIT को सेंड कर देगा, CIT को सेंड कर देगा। ठीक है, ये फेसलेस वाला चीज़ ये आप ऐसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला चीज़ देखेंगे कि एडवांस रूलिंग कब केस में जो है वॉइड माना जाएगा। ठीक है, वेयर द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग फाइंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट बाय PCIT, CIT और अदरवाइज दैट एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, देन बोर्ड में बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, कि हम लोग GST में सेम पढ़ के आते हैं कि अगर कोई भी रूलिंग जो है, कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से अगर कोई जो है अप्लाई ये किए थे, रूलिंग लिए थे, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि कोई रूलिंग दिया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि कोई भी उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में कोई रूलिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसका जो भी ये ऑर्डर जो पास करेगा, ये ऑर्डर का जो है इसे कॉपी सेंड कर देंगे, किस किस को सेंड कर दिया जाएगा, एप्लीकेंट को सेंड कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल कमिश्नर को और कमिश्नर को। ठीक है, ये हम लोग सेम GST में पढ़ते हैं, वहाँ पर कॉपी किस किस को भेज देते थे, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, कंसर्न ऑफिसर को जो सेंड